हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है ट्यूसडे, फरवरी 5, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है वीज़ा क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्यवाही, टू टेक एक्शन ऑन समबडी। ठीक है, तो वीज़ा क्रैकडाउन का मतलब हुआ है वीज़ा पर कार्यवाही। ये टॉपिक लिखा गया है ऑन इंडियन स्टूडेंट्स अरेस्ट, भारतीय विद्यार्थियों की गिरफ्तारी। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है, जब किसी वर्ड के लास्ट में एस लिखा है तो उस पर एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद उसका एपोस्ट्रॉफी वाला एस नहीं लगाया करते। तो जैसे आप स्टूडेंट्स लिख रखे हो, लास्ट में एस है ना, तो फिर एपोस्ट्रॉफी बस लगाने से काम चल जाएगा, फिर से एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो भारतीय विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के बारे में टॉपिक है और वीज़ा पर कार्यवाही हुई है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने 129 इंडियन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। टोटल 600 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें अदर कंट्रीज़ के भी हैं, और इंडिया के 129 स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इस पर भी काफ़ी अभी इस पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, तो इसी पूरे मुद्दे के बारे में आप यहाँ समझने वाले हो। तो एक लाइन आप पढ़िए, उसके बारे में फिर हम बताते हैं। फिर स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ फॉलिंग ए फॉल ऑफ यूएस इमिग्रेशन लॉज। जो विद्यार्थी हैं शुड बी मेड अवेयर, उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए ऑफ द रिस्क, खतरों के बारे में। कैसे खतरे? ऑफ फॉलिंग ए फॉल ऑफ द यूएस इमिग्रेशन लॉज। एफॉल का मतलब होता है इन कन्फ्लिक्ट विथ समथिंग, किसी चीज़ के विपरीत, किसी चीज़ के विरोध में होना। और यूएस इमिग्रेशन लॉज, तो यूएस इमिग्रेशन लॉज के विपरीत होना मतलब कहने का उन पर्टिकुलर लॉज का पालन ना करना। तो जो भी यूएस इमिग्रेशन लॉज का पालन नहीं करते हैं, इस चक्कर में जो पढ़ने वाले फॉलिंग ए फॉल ऑफ इमिग्रेशन लॉ, मतलब कहने का यूएस इमिग्रेशन लॉ का पालन ना करने वाले लोगों की कैटेगरी में जो भी लोग पढ़ते हैं, उनके लिए उनके जो क्या खतरे हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं, इस चीज़ को अवेयर किया जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। बेसिकली हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका जैसे मास्टर्स के लिए कुछ लोग गए यूएस वगैरह में, उनका मास्टर्स ख़त्म हो जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसे होते हैं जो कि अब वहीं पर एम्प्लॉयमेंट खोजने लगते हैं, मतलब वो काम करना चाहते हैं वहीं पर। तो इस प्रकार से लोग वहाँ पर रुकने के लिए एक तरीका खोजते हैं। तो पे एंड स्टे वाला, कि पैसा दो और रुको, ये पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जैसे पे एंड स्टे का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो दुनिया भर के बहाने खोजेंगे कि किसी हिसाब से हम यहाँ पर रुक सकें। ठीक है, तो इस पर कार्यवाही करने के लिए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उसने क्या किया है, एक स्टिंग ऑपरेशन किया। और स्टिंग ऑपरेशन के तहत उसने एक फेक यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन, वो मिशिगन में स्थापित की। उसकी पूरी वेबसाइट सब कुछ बढ़िया से बिल्कुल रियल की तरह डेवलप किया उसे, लेकिन थी वो यूनिवर्सिटी फेक। उसमें ये एडमिशन लिए गए और इनरोल करते समय उन्हें क्या बताया गया, ना यहाँ पर कोई क्लासेस होंगी, ना यहाँ कोर्सेज होंगे, इस प्रकार से सारी चीज़ें बता दी गई। तो अब ये बात तो सीधी सी थी कि भाई ना यहाँ क्लासेस ना कोर्सेज, इस हिसाब से कुछ था नहीं वहाँ, मतलब कोर्सेज तो दिया ही होगा लेकिन क्लासेस वगैरह कोई क्लासेस नहीं चलेंगी, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उसमें मतलब कहने का पहले ही मेंशन कर दी थी। और जिन लोगों को बहाना चाहिए था अमेरिका में रुकने का, उन्होंने उसमें एडमिशन लिया। फिर वो एक तरह से रिक्रूटर का काम करने लगे, दलाल का काम करने लगे। फिर उन लोगों ने अपने द्वारा कुछ लोगों को और एडमिशन करवाया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब कहने का 600 स्टूडेंट जो है वो ट्रैप हो गए इसमें, उन्होंने इनरोल किया। तो इनका कहना ये है, जो फेक यूनिवर्सिटी मतलब कहने का बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, तो उसका कहना ये था कि भाई हमने जो फेक यूनिवर्सिटी बनाई, हम ऐसे लोगों को ट्रैप करना चाह रहे थे। और जब इन लोगों को पता था कि यहाँ ना कोई क्लास हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो इन्होंने एडमिशन क्यों लिया? इन लोगों का मकसद ही था यहाँ पर मतलब इलीगल तौर पे एक तरह से बस ठहरने का, पे एंड स्टे वाला स्कीम। तो ऐसे फ्रॉड लोगों को डिपोर्ट करना है, हमें यहाँ नहीं रखना है। तो वो फाइनली डिपोर्टिंग कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं इसमें, उनको जो है अपने देश भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें ये हो सकता है, इसमें कितने लोग हो सकते हैं, एक तो ये कि जिसका कुछ मतलब कहने का कुछ अलग ही माइंडसेट हो, वो कुछ गलत करना चाह रहा हो, इस प्रकार से वो मतलब अमेरिका में रुकने का प्रयास कर रहा हो। एक तो ऐसे लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको अपना पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिल रहा है जिस कॉलेज में वो पढ़ना चाहते हैं। मान लो उन्होंने मास्टर्स ख़त्म कर लिया, अब वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कुछ चीज़ के लिए, तो वो उसमें अप्लाई करने के लिए उन्हें अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा तैयारी कर लें, यहाँ पर थोड़ा स्टे कर लें, और स्टे करने के बाद फिर मतलब
1 साल में या फिर थोड़ा सा आगे के बाद हमें मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, तो उन्हें एक बहाना चाहिए वहाँ रुकने का। तो वो स्टूडेंट्स लीगल मतलब वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, बट उन्हें अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है या और कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की, तो वो एक मतलब कहने का ये उचित कंडीशन मानी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट करने का, फिर उनमें कई सारे इम्प्लीकेशंस लगा दिए जाएंगे, आरोप एलिगेशंस की भाई ये फ्रॉड केस वगैरह के इस तरह के हैं, तो फिर उनका जो आगे का कैरियर है वो भी फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ फेक भी हो सकते हैं, तो उनकी पहचान करना आप। तो 129 स्टूडेंट्स इंडिया के हैं, टोटल 600 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इस पर अभी भी मतलब कहने का इन्वेस्टिगेशन जारी है कि स्टूडेंट्स किस हिसाब से इन्होंने एनरोल किया, यहाँ पर क्या इनका मकसद था। तो अभी किसी के बारे में कहना कोई उचित नहीं होगा कि ये फ्रॉड थे या नहीं थे, ठीक है। फिलहाल हम इसी चीज़ को जानने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो आइए टॉपिक को पढ़ते हैं और जानते हैं वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन हमें एडिटोरियल से मिल सकती है। द अरेस्ट ऑफ 129 इंडियंस, 129 भारतीयों की गिरफ्तारी, ऑन द चार्ज ऑफ के आरोप में ऑफ विलफुली जानबूझकर इच्छापूर्वक वियोलेटिंग उल्लंघन करना इमिग्रेशन लॉ का टू स्टे रुकने के लिए एंड वर्क और काम करने के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट में रुकने और काम करने के लिए इमिग्रेशन लॉ का जानबूझ करके विलफुली उल्लंघन करने के आरोप में 129 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। 129 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी क्या करती है? सेंड्स अ स्टार्क मैसेज। स्टार्क होता है बहुत ही बुरा, अनप्लीजेंट मैसेज। ये गिरफ्तारी भेजती है एक बहुत ही बुरा संदेश टू यूथ, नौजवानों के लिए, जो कि कैसे नौजवान? लुकिंग फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स अब्रॉड, जो कि लुकिंग फॉर मतलब होपिंग फॉर, एक्सपेक्टिंग फॉर, जो कि आशा कर रहे हैं, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, अवसरों के लिए, अब्रॉड माने विदेश में, इन फॉरेन सिटीज़, फॉरेन स्टेट्स वगैरह, इस प्रकार से आप कह सकते हो। मतलब कहने का ये जो गिरफ्तारी हुई है ये एक बहुत ही बुरा संदेश देती है उन यूथ्स के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कि अच्छी खासी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं विदेशों में, ठीक है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? 129 इंडियंस की हुई है। किस लिए हुई है? आरोपों के चलते हुई है। कैसे आरोप लगे हैं इन पर? कि ये इमिग्रेशन लॉज का इन्होंने जानबूझ करके उल्लंघन किया है और ये रुके हैं और इन्होंने काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी बातें हैं। देयर एफर्ट्स, इनके प्रयास, शुड बिगिन, शुरू होने चाहिए, विथ ड्यू डिलीजेंस। ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, उम्मीद, जिसका आप उम्मीद कर सकते हो या बची हुई, इस प्रकार से। ड्यू डिलीजेंस मतलब कहने का एक्सपेक्टेड हार्ड वर्क या एक्सपेक्टेड केयरफुलनेस, मतलब कहने का इनके जो प्रयास हैं वहाँ रुकने के, इनको शुरू होना चाहिए बहुत ही मतलब कहने का एक्सपेक्टेड, उम्मीद भरी आप कह सकते हो, हार्ड केयरफुलनेस मतलब कहने का बहुत ही सजगता के साथ इनको शुरू करना चाहिए था, एंड स्ट्रिक्टली और बहुत ही कड़ाई के साथ फॉलो, अनुपालन करना चाहिए था, द लेटर ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ होता है कानून का बिल्कुल शब्दशः पालन करना, ठीक है ना। तो इनके जो प्रयास थे ना, इन्होंने जो प्रयास किया वहाँ पे रुकने के लिए, जो मेथड इन्होंने अपनाया, ये गलत था कहने का मतलब। और देयर एफर्ट्स शुड बिगिन विथ ड्यू इंटेलिजेंस, और ज़्यादा इन्हें हार्डवर्क करना चाहिए था, पर्टिकुलर प्रोसेस को अपनाना चाहिए था जो वहाँ पर अप्लाइड है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए था लेटर ऑफ द लॉ मतलब वहाँ की कानून का शब्दशः, ठीक है। ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टिंग ऑपरेशन में कैरीड आउट बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको किसके द्वारा किया जा रहा था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाले एक स्टिंग ऑपरेशन में, अब ये कह रहे हैं कौन से स्टिंग ऑपरेशन में? विच थ्रिएटेंस, जो कि थ्रिएटेन टू इनकम्पास, थ्रिएटेन टू इनकम्पास का मतलब होता है सीम्स टू डू समथिंग, कोई कुछ करता हुआ प्रतीत होता है। इसका ये सीम्स टू वाला मतलब जो है ये मैंने लास्ट में लिख रखा है वीडियो के, तो आप वहाँ पर समझ लोगे इसे। यहाँ पर मतलब होता है थ्रिएटेन टू डू समथिंग का एक मतलब ये भी होता है कि कोई काम करने का कारण बनना या फिर उसका वो करता हुआ प्रतीत होना, ठीक है ना। जैसे कि थ्रिएटेन का मतलब धमकी देना, चेतावनी देना होता, तो एक मीनिंग इसमें इस सेंस में भी आता है, उसको आप लास्ट में समझ लोगे, ठीक है। तो विच थ्रिएटेंस, जो कि प्रतीत होता है कैसा? टू इनकम्पास, शामिल करना, टू मैनी मोर इंडियंस मतलब कहने का ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को,
इन यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन केस, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन के मामले में। कौन सा? वो फेक मामला जो यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन क्रिएट करने का, उसी मामले में कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये स्टिंग ऑपरेशन है क्या? स्टिंग ऑपरेशन है जो कि प्रयास क्या करता है? वो प्रयास करता है कि मतलब मैनी मोर इंडियंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन के केस में संलिप्त हों। इनकम्पास माने होता है इंक्लूड करना जिसका मिशन है। उस स्टिंग ऑपरेशन में द कंटेंशियस इशू, जो विवादास्पद मुद्दा इज है, क्या है वो? कि वेदर, क्या दे फेल विक्टिम टू अनस्क्रैपलस रिक्रूटर्स। दे मतलब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आया है, जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया। दे फेल विक्टिम टू अनस्क्रैपलस रिक्रूटर, क्या वो शिकार बन गए हैं? अनस्क्रैपलस रिक्रूटर मतलब कहने का बेईमान रिक्रूटर, भर्ती करने वाले मतलब जिन्होंने उसका एडमिशन करवाया है उन विद्यार्थियों का। ठीक है, तो एक दलाल टाइप का होता है ना, उसी को आप समझ लीजिए। रिक्रूटर मतलब जो रिक्रूट कर रहा है। तो अनस्क्रैपलस का मतलब होता है बेईमान, जो डिसऑनेस्ट हो, एक तरह से ऑनेस्ट ना हो, साफ सुथरा ना हो, है ना, उस प्रकार से। तो क्या उसके शिकार बन गए हैं? कैसा रिक्रूटर है उसके बारे में पढ़ लीजिए। हु ऑफर्ड टू सिक्योर एन I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, जिसने प्रस्ताव रखा प्रदान करने का क्या? I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट। I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर दस्तावेज है अमेरिका का, जो शायद अथॉरिटी देता है स्टूडेंट्स को वहाँ पर रुकने वगैरह की। ठीक है, तो I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने का जिन्होंने प्रस्ताव रखा ऐसे दलाल। ठीक है, दैट अलाउड, अब ये I-20 डॉक्यूमेंट क्या है? दैट अलाउड, जिसने अनुमति दी, देम यानी स्टूडेंट्स को, टू अंडरटेक पेड वर्क, कि वो पेड वर्क में शामिल हो जाएं, उसको उस पर क्रियान्वयन करें, काम करें। यूजिंग द प्रोविजन, प्रावधान का प्रयोग करके, फॉर करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है उसका प्रयोग करके। ठीक है, और या फिर नोइंगली इंगेज्ड इन फ्रॉड, या फिर जानबूझ करके, नोइंगली मतलब जानते हुए, इंगेज्ड माने संलिप्त थे, इन फ्रॉड मतलब धोखेबाजी के केसेस में, फ्रॉड के मामले में। ठीक है, तो पूरा मीनिंग आप समझेंगे तब आपको कुछ आइडिया लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में। अपने स्टिंग ऑपरेशन में किसके द्वारा किया जा रहा है आप जानते हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा किए जाने वाले स्टिंग ऑपरेशन में विवादास्पद मुद्दा क्या है वो आप आगे जानोगे। ठीक है, बीच में क्या था वो मैंने आपको बताया, अभी फिर बता दूंगा। स्टिंग ऑपरेशन में जो कि मतलब कहने का ये US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा किया जा रहा है, उस स्टिंग ऑपरेशन में जो विवादास्पद मुद्दा है वो ये है कि ये विद्यार्थी वास्तव में ऐसे दलालों का शिकार बन गए हैं या फिर नोइंगली इंगेज्ड इन फ्रॉड, या फिर जानबूझ करके ये मतलब कहने का फ्रॉड में शामिल थे। ठीक है, ये दो मुद्दे हैं जो विवाद के रूप में हैं। ठीक है, कि ये जानबूझ करके मतलब कहने का इस फ्रॉड में शामिल हुए, या फिर ये ऐसे दलालों का, ऐसे अनस्क्रैपलस रिक्रूटर्स का विक्टिम बन गए हैं, इनके शिकार बन गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बस यही दोनों कंपेयर करना था, वेदर, एक तो ये सेंटेंस, और नोइंगली इंगेज्ड इन मतलब कहने का फ्रॉड। तो ये आपको ध्यान देना होता है, वेदर के साथ और आता है, तो वेदर ये आया है और यहाँ पर आया है। ठीक है, वेदर के साथ और आता है, वेदर दिस और दिस। ठीक है, नॉर या और कुछ एंड वगैरह आप नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो वेदर आया है इसकी, जैसे कि बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल जैसे नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, वैसे ही वेदर के बाद यहाँ पर अगर आपको लगाना है और या तो ये या तो ये, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या तो ये शिकार बन गए हैं ऐसे अनस्क्रैपलस रिक्रूटर के, और या फिर ये जानबूझ करके फ्रॉड में शामिल थे। ठीक है, अब ये सिर्फ रिक्रूटर के बारे में बता रहा है इतना सारा, कि रिक्रूटर कौन सा, जो प्रस्ताव रखता है I-20 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट प्रदान करने का, और I-स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट है क्या, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये अनुमति देता है अंडर पेड वर्क के लिए, पर्टिकुलर एक प्रावधान के तहत, जो कि कहते हैं करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया था वो बता रहा है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन जो किया गया था उसमें उसका पर्टिकुलर मकसद क्या था, उसका मकसद यही था, इनकम्पास मैनी मोर इंडियंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन केस, ऐसे जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन के मामले में संलिप्त करना, इंक्लूड करना, ताकि वो पकड़े जाएँ। ठीक है, ये एक मकसद था। आगे पढ़ते हैं। गोइंग बाय द इंडिक्टमेंट ऑफ 8 रिक्रूटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। दरअसल क्या था कि वो जो रिक्रूटर्स थे, जो मतलब पहले एडमिशन लिए, उसके बाद वो खुद ही दलाली का काम करने लगे एक तरह से, और लोगों को अपने यहाँ भर्ती करवाने लगे। उन्हीं के लिए यहाँ रिक्रूटर का वर्ड यूज़ कर दिया है। 8 रिक्रूटर्स, 8 लोग थे वो। ठीक है, कह रहे हैं गोइंग बाय
द इंडिक्टमेंट ऑफ 8 रिक्रूटर्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के जो 8 रिक्रूटर्स हैं उनके, इंडिक्टमेंट मतलब होता है ए साइन दैट समथिंग इज बैड, किसी चीज़ के बुरे होने का संकेत। तो इन 8 रिक्रूटर्स के बुरे होने की जो संकेत हैं एक तरह से, और ये रिक्रूटर्स का है कैसे, भारतीय मूल के हैं, गोइंग बाय मतलब कंसीडरिंग एक तरह से, ठीक है। इस पर अगर हम विचार करें तो दे न्यू दे वर वियोलेटिंग यूएस इमिग्रेशन लॉ व्हेन दे एनरोल्ड स्टूडेंट्स यूजिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल मीन्स। तो ये जो रिक्रूटर्स थे दे न्यू, ये जानते थे कि दे वर वियोलेटिंग, कि ये उल्लंघन कर रहे हैं यूएस इमिग्रेशन लॉ का, व्हेन जब दे इनरोल्ड, इन रिक्रूटर्स ने दर्ज मतलब पंजीकरण कराया विद्यार्थियों का यूजिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल मीन्स, मतलब कहने का फर्जी और गैर कानूनी ढंग से, ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 8 रिक्रूटर्स जो भारतीय मूल के हैं उन पर लगे हुए जो संदेह, जो संकेत हैं उनके, उनको अगर हम गोइंग बाय उनके द्वारा जाएं या उन पर हम विचार करें, उनको कंसीडर करें, तो क्या होगा, तो ये जो रिक्रूटर्स थे इन्हें पता था कि ये यूएस इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं जब इन्होंने पंजीकृत करवाया था विद्यार्थियों को फर्जी तरीके से और गैर कानूनी ढंग से, ठीक है। एंड देयर प्रॉफिट्स, और इनका जो फ़ायदा था इंक्लूडेड, इसमें शामिल क्या था, निगोशिएटेड रेफरल फीस, मतलब कहने का नेगोशिएटेड होता है पहले से बातचीत, मतलब कहने का तय कर ली गई, एक तरह से निर्धारित कर ली गई रेफरल फीस थी जो पेड इनटू देयर अकाउंट, जो कि सीधा इनके अकाउंट में पे कर दी गई थी बाय अंडर कवर एजेंट्स के द्वारा। अंडर कवर एजेंट्स मतलब वही जो मतलब स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, उनसे इन्होंने कुछ सेट कर लिया होगा तो वो जो है डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में भेज देते थे। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूटर्स के माध्यम से अपने यहाँ एंट्री दी और फिर बाद में उन सबको एक्सपोज कर दिया। ये थे अंडर कवर एजेंट का काम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो एक्टिविटी थी उसको अंजाम दिया, पहले खुद यूनिवर्सिटी डेवलप करना, उसके बाद फिर जैसे फ्रॉड लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, इस उद्देश्य से यहाँ रुके हुए हैं, वो सब आएंगे ही आपकी शरण में और फिर बाद में आप उन्हें पकड़ लो। तो ये इनका तरीका था। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसिक्यूशन हैज़ एलेज्ड दैट, जो प्रोसिक्यूशन होता है पर्टिकुलर ऑफिशियल चार्ज, मतलब आधिकारिक रूप से किसी चीज़ पर आरोप लगाना, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन हैज़ एलेज्ड, इस आधिकारिक आरोप ने एलेज्ड माने कथित रूप से क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है, दैट ईच स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हु इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, मतलब जो मतलब कहने का यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड था, पंजीकृत हुआ, वाज अवेयर, उसे ये पता था, वो जागरूक था इस बारे में, दैट की देयर वुड बी नो क्लासेस, यहाँ पर कोई क्लास नहीं होगा, क्रेडिट स्कोर, ना ही कोई क्रेडिट स्कोर में दिया जाएगा, और एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ना ही यहाँ पर कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है ना। एंड द इंटेंशन वाज, और इरादा क्या था, वाज में ली मतलब वाज ऑनली, वो केवल था, टू पे टू स्टे, रुकने के लिए पैसा देना, एंड गेन एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट, और जो यहाँ पर रोजगार है उस तक एक्सेस प्राप्त करना, ठीक है। मतलब इनका कहना ये है जो ऑफिशियल चार्ज मढ़ा गया है इनके ऊपर, उसने क्या, उसने एलेज यानी कि आरोप लगाया है या फिर कहा है, क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पंजीकृत था वो जागरूक था कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, यहाँ पर कोई क्रेडिट स्कोर या एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इतना ही कि इस यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इतना स्कोर होना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट है कि इतना पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो उद्देश्य था केवल वो था कि पे टू स्टे, अगर यहाँ रुकना है अमेरिका में तो यहाँ पर पे कीजिए और यहाँ पर एडमिशन लीजिए, एंड गेन एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, और फिर रोजगार में एक्सेस लेना, मतलब पहुँच प्राप्त करना, केवल ये इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर एडमिशन लिया था हर विद्यार्थी ने, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। और हकीकत में इसी आधार पर मतलब यूनिवर्सिटी को क्रिएट भी किया गया था। यहाँ आप देखेंगे ईच स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट के लिए बता दिया है इन्होंने, है ना। और वाज, ये जो वाज आया है ईच के लिए, ईच स्टूडेंट के लिए है। ध्यान रखिएगा ईच और एवरी जब आता है किसी पर्टिकुलर नाउन के, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, बहुत कॉमन रूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज स्टेटमेंट्स, ये सारे कथन आर हैं ऑफ कोर्स वास्तव में सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, जांच के दायरे में, मतलब कहने का ये जो भी कह रहे हैं, ये बताया ना मैंने कि अभी इस पर क्या है, मतलब जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस पर कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि भाई आप जब भी किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसको ऐसे ही मतलब क्रिमिनल मान नहीं लिया जाता है ना, उसे सिर्फ देखा जाता है कि हाँ ये हो सकता है, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता। तो दीज स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, ये सभी जाँच का विषय हैं ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ अलेज्ड रिक्रूटर्स, ये जो कथित आरोपित रिक्रूटर्स हैं,
जैसे आरोपित रिक्रूटर लिखना है तो अलेज्ड माने कथित या जिनको कहा गया है आरोपित, उस हिसाब से, ठीक है। अलेज्ड रिक्रूटर्स के ट्रायल मतलब जांच के दौरान, ठीक है, ये सभी जांच का विषय है। जब कथित रिक्रूटर्स की जांच की जाएगी उस समय ये सभी स्टेटमेंट्स क्या होंगे, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, जांच का विषय होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो हमारा विदेशी मंत्रालय मतलब है, एक्सटर्नल अफेयर विदेशी मामले मंत्रालय है, हैज़ मेड द करेक्ट डिस्टिंक्शन, उसने बिल्कुल सही डिस्टिंक्शन माने अंतर किया है बिटवीन किसके बीच में, स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के बीच में, हु मे हैव बीन ड्यूप्ड, मे हैव बीन ड्यूप्ड पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिनको धोखा दिया जा सकता है मतलब कहने का जिनको धोखा दिया गया हो, एंड द रिक्रूटर्स, और उन रिक्रूटर्स जिन्होंने की भर्ती करवाया है, दोनों के बीच में करेक्ट डिस्टिंक्शन बिल्कुल अलग अलग अंतर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। मतलब कहने का इस मिनिस्ट्री ने उन दोनों को अलग कर दिया है, दो कैटेगरी में बनाया। पहले वो जिनको धोखा दिया गया अनजाने में, उन्हें नहीं पता रहा होगा और मतलब वो अपना फ्यूचर तलाश रहे, मान लीजिए उन्हें पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इस कारण से वो रुकना चाहते रहे हों, तो उनका उद्देश्य जो है वो सही रहा हो लेकिन उनका जो तरीका रहा हो वो गलत रहा हो, तो उन लोगों को आप इतना बड़ा पनिशमेंट तो नहीं दे सकते कि उनके लिए बैन लगा दो अमेरिका में जाने से, उनका पूरा कैरियर डिपेंडेंट है उस चीज़ में ना। तो ये सारी चीज़ें इसी आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दो कैटेगरीज डिवाइड की, एक तो ड्यूप करने वाले जिनको धोखा दिया जा सकता था, एक तो उन स्टूडेंट्स को कर दिया और दूसरी कैटेगरी में रिक्रूटर्स को कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू परस्यू स्टडीज एट एन ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी इन यूएस, मतलब कहने का वो विद्यार्थी जो कि योग्य हैं परस्यू स्टडीज़ अपनी अध्ययन करने के लिए एट एन ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी, एक उचित मतलब कहने का एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका के, शुड, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, दीज स्टूडेंट्स शुड देयरफॉर, इसलिए गेट अ फर्दर अपॉर्चुनिटी, इनको एक आगे का अवसर दिया जाना चाहिए, एंड नॉट बी सब्जेक्टेड टू समरी डिपोर्टेशन और ह्यूमिलिएशन, और इन्हें विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, नॉट बी सब्जेक्टेड टू, ना ही इन्हें सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए, मतलब इन्हें मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, टू समरी डिपोर्टेशन होता है तुरंत प्रत्यर्पण, तत्काल प्रत्यर्पण का, ठीक है, इनको तत्काल प्रत्यर्पण का विषय नहीं बनाया चाहिए, मतलब इनको उस प्रक्रिया में नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए। भाई सीधी सी बात होती है, जब ऐसे मामले में लोग पकड़े जाते हैं तो उनको कहता है कि तत्काल देश छोड़ के निकलो, है ना, तो वही कह रहे हैं कि समरी डिपोर्टेशन, समरी का एक तो मतलब होता है सारांश जो आप सभी यूज़ करते हो, इसका मीनिंग एक होता है समरी जब एडजेक्टिव के फॉर्म में, यहाँ डिपोर्टेशन का एडजेक्टिव है समरी जब एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पर मतलब होता है इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, मतलब कहने का बिना विदाउट पेइंग अटेंशन टू दिस, किस चीज़ पर बिना ध्यान दिए जल्दी से कोई काम करना, तो समरी डिपोर्टेशन मतलब होता है इमीडिएट डिपोर्टेशन और ह्यूमिलिएशन या फिर अपमान, ठीक है, इस प्रकार से। तो मतलब कहने का मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि वो विद्यार्थी जो वास्तव में परस्यू करना चाहते हैं ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका की, उनको एक और अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल डिपोर्टेशन का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, ना ही उन्हें अपमान का विषय बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट आल्सो नॉट प्रेजुडाइज का मतलब होता है सिंपली कि पहले से अनुमान लगा लेना, मतलब एक पक्षपात रखना एक तरह से, जैसे कि कोई पर्टिकुलर केस पाया गया पहले तो आप अब नेक्स्ट उसी अगर वैरायटी का व्यक्ति आ रहा है उसी कैटेगरी वाला तो फिर आप उसके ऊपर भी पहले से अनुमान बना लो कि यार इसी तरह का हो, ठीक है। एक तो ये होता है और एक होता है इसी आधार पर इसी प्रकार की भावना के साथ पक्षपात करना, तो आप सिंपली इसका मीनिंग बायस पढ़िए, पक्षपात तो आपके लिए काम वाला होगा हमेशा, ठीक है। तो इट मस्ट नॉट प्रेजुडाइज, इट मस्ट नॉट बायस, मतलब कहने का इस प्रक्रिया जैसी के ऊपर हुआ है इस घटना से, मतलब कहने का गवर्नमेंट को जो वहाँ की है उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स, प्रॉस्पेक्ट माने अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हो, उन विद्यार्थियों के अवसर के साथ हु में अप्लाई, जिनकी संभावना होगी अप्लाई करने की, इन फ्यूचर माने भविष्य में, फॉर लीगल एंट्री, वैधानिक मतलब कहने का प्रवेश के लिए, जो कानूनी रूप से प्रवेश लेना चाहते हैं भविष्य में, आगे चल कर के और प्रवेश लेंगे, तो आप इस मामले को उनके लिए पक्षपातपूर्ण माहौल ना बनाएं, मतलब कहने का इसको अटैच करके उनके साथ पक्षपात ना करें जो फ्यूचर में फिर से अप्लाई करेंगे इस प्रकार की एंट्री के लिए, ठीक है। ऐसा इनका कहना है मिनिस्ट्री का, मतलब हमारी। आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन केस इन मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन जो कि मामला हुआ है मिशिगन में, इज़ नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों का फॉलिंग फॉल ऑफ यूएस इमिग्रेशन लॉज, जिसमें कि ये अमेरिका के जो इमिग्रेशन लॉज है उनके विपरीत रहे हैं, मतलब उनका उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, फॉल किए हैं, उसमें गिर पड़े हैं, ठीक है। आल्दो यद्यपि इट स्टैंड्स अपार्ट, ये कहीं दूर है, एज ए रैकेट, एक रैकेट माने होता है पर्टिकुलर कोई ग्रुप, है ना,
एक्सपोज्ड बाय अ स्टिंग ऑपरेशन, जो कि स्टिंग ऑपरेशन से जिसका भंडाफोड़ हुआ है, एक्सपोज हुआ है, खुलासा हुआ है, ठीक है। तो यद्यपि ये कहीं दूर है उस रैकेट वाली प्रक्रिया से जिसका किसी पर्टिकुलर स्टिंग ऑपरेशन में भंडाफोड़ होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन कोई पहला मामला नहीं है, मतलब कहने का, जिसमें भारतीय विद्यार्थी यूएस इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, ठीक है। अदर सच एज ट्री वैली यूनिवर्सिटी, अभी ट्री वैली यूनिवर्सिटी हो गई, एंड हेरगुन यूनिवर्सिटी व डिग्री मिल्स, ये सब क्या है, डिग्री मिल्स है, दुनिया भर की डिग्री देने वाली थी, ठीक है। रन बाय, जिसको संचालित किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जहाँ जो संचालित की जाती हैं। दैट यूज्ड फॉल्स क्लेम्स, जिन्होंने कि गलत गलत दावों का प्रयोग किया, एंड डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स का भी, टू इनेबल यूथ, मतलब कहने का व्यक्तियों को, यूथ्स को रोजगार सक्षम बनाने के लिए, टू अनलॉफुली स्टे, कि वो गैर कानूनी ढंग से रुके वहाँ पर इन यूएस, अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में समझेंगे कि ट्री वैली यूनिवर्सिटी हो गई और आपकी ये हेरगुन यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब डिग्री मिल थी जिनको अलग अलग लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था, और इन्होंने झूठे दावों का प्रयोग किया है, मतलब झूठे क्लेम्स डेवलप किए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट किए हैं, ताकि वो जो यूथ हैं उनको सक्षम बना सकें, मतलब गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रुकने के लिए। जैसे होता नहीं है कि कहीं पर आप इलीगली एंट्री कर जाते हो तो फिर वहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वही इन्हीं यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड इन मैनी केसेस, और ज़्यादातर मामलों में, परस्यू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए, है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करके पहुँच गए, या फिर इलीगल एंट्री करके वहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए, उसके बाद फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट खोजने लगे, रोजगार खोजने लगे, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। दीज ट्रेंड्स रीइंफोर्स द नीड फॉर गुड कम्युनिकेशन, ये जितने भी ट्रेंड्स हैं, ये जो रूपरेखाएं, जो रवैया चल रहा है, जो भी ऊपर डिस्कशन किए गए, इन्हीं की बात कर रहे हैं। दीज ट्रेंड्स, ये सारे के सारे ट्रेंड्स री इन्फोर्स माने बल देते हैं, द नीड फॉर गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छी खासी बातचीत, कम्युनिकेशन होता है वार्तालाप पर बल देते हैं। दैट वुड हेल्प, जो कि काम करेगा, सहायता करेगा स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, आइडेंटिफाई, पता लगाने में, क्रीडेंशियल्ड इंस्टीट्यूशंस, क्रीडेंशियल्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है भरोसेमंद संस्थानों के बारे में। दैट मीट, जो कि मीट द रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं को पूरा करें, ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के भी, और एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के भी, ठीक है। पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी है, सारे कैपिटल लेटर से नाम लिखे हैं, ठीक है ना। एंड और क्या करे, हाईलाइट करे, उजागर करे, द सीरियस नेचर ऑफ वीज़ा फ्रॉड, जो वीज़ा फ्रॉड के, वीज़ा में जो धोखाधड़ी है, इसके जो गंभीर मामले हैं उनको भी हाईलाइट करें। तो पूरा मीनिंग आप देखेंगे यहाँ से कि इस प्रकार की जो ट्रेंड है वो एक गुड कम्युनिकेशन पर बल देते हैं, एक अच्छी खासी वार्तालाप पर बल देते हैं, कि अच्छा खासा तालमेल, वार्तालाप होना चाहिए। वो करेगा क्या, वो सहायता करेगा विद्यार्थियों की पता लगाने में कि कौन से फर्जी इंस्टीट्यूट हैं, कौन से क्रीडेंशियल्ड इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कौन से भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है, ठीक है। दैट मीट, जो कि आवश्यकताओं को पूरा करेंगे विद्यार्थियों के भी और एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के भी, उन सारे इंस्टीट्यूट्स का पता लगाने में एक गुड कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, एंड हाईलाइट, और उजागर करने में भी, सीरियस नेचर ऑफ वीज़ा फ्रॉड, और वीज़ा फ्रॉड के कौन कौन से गंभीर मामले हैं इनको उजागर करने में भी ये आपका गुड कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, ठीक है ना। इफ़ द एवर्टमेंट्स इन मिशिगन केस, मिशिगन केस कौन सा, वही यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन का मामला, कह रहे हैं इफ़ द एवर्टमेंट्स माने होता है एलिगेशंस, आरोप, ठीक है। यदि आरोप जो हैं मिशिगन मामले के आर करेक्ट, ये सब सही हैं, द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन अमेरिका अट्रैक्टेड मैनी ऑफ द 600 स्टूडेंट्स हु वेयर रिक्रूटेड। तो अगर ये आरोप सही हैं तो जो प्रॉस्पेक्ट माने संभावनाएं हैं काम करने की अमेरिका में, अट्रैक्टेड, उन्होंने आकर्षित किया है, मैनी ऑफ द 600 स्टूडेंट्स, 600 विद्यार्थियों में से बहुत सौ को, हु वेयर रिक्रूटेड, जिनको रिक्रूट किया गया है, ठीक है। अगर ये सारे आरोप जो ऊपर किए गए हैं वो सब सही हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के मामले में, तो निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं हैं कि अमेरिका में काम करने की मतलब कहने का बात नहीं, 600 में से कई विद्यार्थियों को अट्रैक्ट किया है जो इनको रिक्रूट किया गया था, ठीक है। बहुत सारे लोग काम करने के मकसद से ही आए रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस शुड सर्व एज ए रिमाइंडर टू इंडियन पॉलिसी मेकर्स, इंडियाज़ पॉलिसी मेकर्स, मतलब इस बात को सेवा करनी चाहिए। अब से कोई चीज़ अगर हर बार सर्व कर रही है तो मतलब ये नहीं कि वो सेवा ही कर रही है, मतलब वो अपनी भूमिका को निभा रही है, ठीक है, अपना योगदान, अपना कैरेक्टर, अपना रोल निभा रही है, तो वो सर्व कर रही है ना। तो इस सर्व करना मतलब हर बार सेवा करने से आप नहीं जोड़ेंगे। तो दिस शुड, अब ये जो स्टेटमेंट से इनकी बातें कर रहे हैं कि दिस शुड सर्व एज ए रिमाइंडर, इस बात को एक रिमाइंडर के तौर पर, यादगार के तौर पर लेना चाहिए, टू इंडियाज़ पॉलिसी मेकर, भारत के नीति निर्माताओं को, दैट की एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक पहुंच,
जॉब क्रिएशन एंड रेजिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, और जो रहन सहन का मानक है, रहन सहन का स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब रहने का स्तर, रेजिंग इसको बढ़ाना, टू मीट प्राप्त करने के लिए, मीट द एस्पायरेशंस ऑफ यूथ मतलब नौजवानों की एस्पायरेशंस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। देखिए हिंदी वर्ड्स कुछ होते हैं जिनको कि आपको समझना जरूरी है, जैसे महत्वाकांक्षाएं। अब इस वर्ड को मैंने एक्सप्लेन भी किया है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा क्या होता है? जिसमें आपके साथ पास खूब सारे डिज़ायर होते हैं। कहते हैं कि छोटा बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ही एस्पायरेशनल होता है। मीन्स उसके पास कहता वो किसी कार को देखेगा तो कहे कि ऐसी कार मेरे पास भी होगी एक दिन। वो हेलीकॉप्टर को देखेगा तो एक दिन मैं भी इस हेलीकॉप्टर से उतरूंगा। तो वो एस्पायरेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो वो महत्वाकांक्षी मतलब कहने का यूथ्स के बीच में जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करना, जॉब क्रिएशन करना और हायर एजुकेशन तक एक्सेस, ये सारी चीज़ें मस्ट रिसीव, इन्हें प्राप्त होना चाहिए प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ठीक है। इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। ये भारतीय नीति निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो विदेश में जाकर के ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर नहीं अवेलेबल होंगी। तो अब नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें वो यहाँ अवेलेबल कराएं। टॉक ऑफ एन इम्पेंडिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, इम्पेंडिंग होता है मतलब कहने का आसन्न। अब आसन्न का मतलब जो निकट ही होने वाला हो, दैट इज लाइकली टू बी डन मतलब कहने का जल्दी ही होने वाला, लाइकली टू हैपन एक तरह से, ठीक है। जिसकी जल्दी ही होने की संभावना हो वो होता है मतलब कहने का इम्पेंडिंग, ठीक है। इम्पेंडिंग डेंजर का मतलब होता है आसन्न खतरा, मीन्स कहने का ऐसा खतरा जो जल्दी ही होने वाला है, जल्दी ही घटित होने वाला हो, ठीक है। तो इम्पेंडिंग वर्ड को समझ लिए आप। टॉक ऑफ एन इम्पेंडिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या से, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बातचीत अगर हम करें किस भी अर्थ से, आसन हाल ही में जो मतलब मंडरा रहा है एक तरह से, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है फ़ायदा, मुनाफा, ठीक है। तो हमें जो जनसंख्या से, हमारी पॉपुलेशन से जो मुनाफा मिल रहा है आसन्न में, बल्कि जल्दी ही मिलने वाला मुनाफा है, उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो इज़ मीनिंगलेस, तो ये व्यर्थ होगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, हमारे पास अच्छा खासा वर्क फोर्स है, तो इससे होने वाले जो हाल ही में मुनाफे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इज़ मीनिंगलेस, ये पूरा की पूरा अर्थहीन होगा। विदाउट, बिना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एट होम, अपने ही घर में अवसर क्रिएट किए। आप सोचो कि इतना सारा आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारे पास बहुत सारी जनसंख्या में लोग हैं, तो वो विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ से पैसा हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जो आपके पास आसन्न मुनाफे हैं यानी होने वाले मुनाफे हैं, इनके बारे में अगर आप बात करो तो व्यर्थ होगा अगर आप अपॉर्चुनिटी अपने घर में ही क्रिएट नहीं कर पा रहे, अपनी खुद की इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरह से मतलब ध्यान देने योग्य बिंदु है कि उन्हें ऐसी चीज़ों को यहाँ डेवलप करना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पैसेज पढ़ने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एफॉल होता है इनटू कन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टी विद समथिंग, किसी चीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट या लड़ाई में होना, किसी चीज़ के विपरीत में होना, वो एफॉल होता है, ठीक है। एडवर्ब होता है ये। स्टार्क होता है ब्लीक, मनहूस टाइप का या फिर अनप्लीजेंट, बुरा। जैसे द ऑथर पेंट्स अ स्टार्क पिक्चर ऑफ लाइफ इन अ प्रिजन कैंप, एक जेल के कैंप में जो ऑथर है उसने एक स्टार्क पिक्चर, एक बुरी तस्वीर बनाई लाइफ की, मतलब जीवन की। बुरी तस्वीर बनाने का मतलब ये नहीं कि उसका वो आर्ट खराब बनाता था, बुरी तस्वीर बनाने का मतलब कि जीवन में कितना कड़वापन है, कितना बुराइयां हैं, उन सब चीज़ों को उसने तस्वीर में क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो स्टार्क पिक्चर का मतलब होता है ऐसी पिक्चर बनाई जो कि लाइफ की बुरी स्थितियों को, बुरे सिचुएशंस को दिखाती है, ठीक है। ये कहने का मतलब स्टार्क मतलब अनप्लीजेंट, जो देखने में बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ों को दिखाता हो, ठीक है। लुक फॉर समथिंग होता है, बहुत आता है लुक फॉर समथिंग, टू होप फॉर समथिंग, एक्सपेक्ट फॉर समथिंग, किस चीज़ की उम्मीद करना, ठीक है। वी शैल बी लुकिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क दिस टर्म, ठीक है। हम आप क्या, वी शैल बी लुकिंग फॉर, हम आशा कर रहे होंगे, एन इम्प्रूवमेंट, एक सुधार की, इन योर वर्क, आपके काम में, दिस टर्म, दिस टाइम, एक तरह से टर्म मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम ही होता है, तो दिस टर्म मतलब दिस टाइम, ठीक है। इस बार हम आपके सुधार की मतलब कहने का आशा कर रहे होंगे आपके काम में इस बार। द लेटर ऑफ द लॉ का मतलब होता है द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ लॉ, कानून के बिल्कुल यथाउचित शब्द, मतलब कहने का शब्द सह, ठीक है। तो जैसे कि टू फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ मतलब क्या हो गया, सिंपली कानून को शब्द सह पालन करना, बिल्कुल एक एक वर्ड एग्जैक्टली फॉलो करना। एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ, आपको बहुत ही कड़ाई के साथ शब्दशः कानून का पालन करना चाहिए। क्रैक डाउन ऑन समबडी होता है कड़ी कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही, तो ये मात्रा गलत लग गई है। सेवर
यहाँ पर होना चाहिए था ये। तो सेवर एक्शन टेकन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ समबडी, मतलब कहने का कई सारी कार्यवाही जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट सीमित करने के लिए की गई हो, ठीक है। तो कड़ी कार्यवाही जो होता है वो है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर हैविंग ए क्रैक डाउन और प्राइवेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द ऑफिस, मतलब कहने का अब हैविंग आया ना तो आप मेकिंग लिख दीजिए तो आपका मीनिंग निकल आएगा, है ना। तो दे आर मेकिंग ए क्रैक डाउन, वो कार्यवाही कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट किस चीज़ पर ऑन है ये पता नहीं, दे आर डूइंग जस्ट, या फिर मेकिंग अ क्रैक डाउन ऑन प्राइवेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम ऑफिस, मतलब कहने का ऑफिस से प्राइवेट फ़ोन कॉल करने पर वो कार्यवाही कर रहे हैं, मतलब ऑफिस से आप प्राइवेट फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, अपने निजी मामलों के लिए फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इनकम्पास होता है टू इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ और रेंज ऑफ समथिंग, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़े दायरे में चीज़ों को इंक्लूड करना, जैसे द ग्रुप इनकम्पासेस ऑल एजेस, ये जो समूह है ये शामिल करता है सभी उम्र के लोगों को, ऑल एजेस, ठीक है। अनस्क्रपलस का मतलब होता है नॉट ऑनेस्ट और फेयर, विदाउट मोरल प्रिंसिपल, बिना नैतिक मूल्यों के, बिना नैतिक सिद्धांतों का, जो ईमानदार ना हो, फेयर भी ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अनस्क्रपलस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, इन हिज डिज़ायर फॉर ऑफ पावर, अपने पावर सत्ता की इच्छा में, किस इच्छा के लिए या इच्छा में, ही हैज़ बिकम कम्प्लीटली अनस्क्रपलस, वो पूरी तरह से बेईमान हो गया है, पूरी तरह से मोरल प्रिंसिपल का लैक करने वाला, मतलब अभावग्रस्त हो गया है, ठीक है। फॉल विक्टिम टू समथिंग होता है टू बी इंजर्ड, डैमेज्ड और किल्ड, मतलब कहने का चोटिल हो जाना, डैमेज्ड हो जाना या फिर मार दिया जाना। विक्टिम मतलब शिकार हो जाना एक तरह से। फॉल विक्टिम टू समथिंग किसी चीज़ का शिकार बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रीपोजिशन टू है, ठीक है। टू प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल विक्टिम ऑफ समथिंग नहीं होता, फॉल विक्टिम टू समथिंग होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। और यहाँ पे जो अनस्क्रपलस वर्ड आया था, इस वर्ड को भी थोड़ा जान लीजिए। अनस्क्रपलस तो आपने जाना ही है कि विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, नॉट ऑनेस्ट और फेयर होता है, ठीक है। लेकिन स्क्रपलस, जब अन हटा देंगे इसका तो स्क्रपलस का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि स्क्रपलस का मतलब ऑनेस्ट हो जाएगा। स्क्रपलस का मतलब होता है, मतलब कहने का वेरी केयरफुल, बहुत ही सेंसिबल एंड वेरी केयरफुल, बहुत ही सूझबूझ भरा और बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक काम को करने वाला, वो स्क्रपलस होता है। इसी का साइनोनिम होता है मेटिकुलस, METICOLUS, ठीक है। तो मेटिकुलस CULOUS है, ठीक है। तो मेटिकुलस जो होता है ये भी सूझबूझ भरा होता है, अनस्क्रपलस भी सूझबूझ भरा और बड़ी सावधानी के साथ काम करने वाला होता है। दोनों ही साइनोनिम है, बेस्ट साइनोनिम है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें याद करना जरूरी है आपके लिए। थ्रेटन टू डू समथिंग, अब ये होता है टू सीम लाइकली टू हैपन और काज समथिंग। एक तो खतरा बनना, चेतावनी देना, धमकी देना, इस प्रकार के मीनिंग होते ही हैं। और एक मीनिंग ये भी होता है सीम लाइकली टू हैपन, और मतलब कहने का ऐसा प्रतीत होना कि जल्दी ही होने वाला है, इस प्रकार से, ठीक है। स्पेशली कोई बुरा चीज़, जैसे कि किसी बुरा घटना का होने का कारण बनना, इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ आ पाएगा आपको। दिस डिस्प्यूट थ्रेटन्स टू स्प्लिट द पार्टी, ये विवाद जो है थ्रेटन्स ऐसा प्रतीत होता है टू स्प्लिट द पार्टी, की पार्टी को स्प्लिट कर देगा, मतलब उसका बंटवारा कर देगा, उसे कई भागों में बांट देगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हो थ्रेटन्स टू का मतलब सीम्स टू समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस डिस्प्यूट थ्रेटन्स टू मतलब सीम्स टू स्प्लिट द पार्टी, ऐसा प्रतीत होता है ये विवाद कि उस पार्टी को क्या विखंडित कर देगा। तो यहाँ प्रतीत होता है मतलब कहने का वो पर्टिकुलर कारण बन जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है, रीज़न बन जाएगा। तो यहाँ ऐसे मीनिंग्स यूज़ हो रहे हैं। इंडिक्टमेंट ऑफ या ऑन समबडी समथिंग का मतलब होता है, इंडिक्टमेंट होता है ए साइन दैट सिस्टम और सोसाइटी इज़ वेरी बैड, किसी चीज़ के बुरे होने का संकेत जो होता है वो इंडिक्टमेंट होता है। जैसे दिस रिसर्च इज़ ए टेरिबल इंडिक्टमेंट ऑन द मेडिकल प्रोफेशन, मतलब ये जो रिसर्च है वो बहुत ही भयावह संकेत है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूप समबडी होता है टू ट्रिक और चीट समबडी, किसी को धोखा देना, किसी को ठगना, ठीक है। डिसीव भी होता है इसी का साइनोनिम DECEIVE, बस रिसीव की जगह आर की जगह D कर दीजिए, हो गया डिसीव। डिसीव माने भी ठगना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे सून रियलाइज्ड दे हैड बीन ड्यूब्ड, उन्हें जल्दी ही ये पता लगा, ये अनुभव हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा चुका है। समरी मतलब होता है एग्जेक्टिव के रूप में जब है, डन इमीडिएटली विदाउट पेइंग अटेंशन टू द नॉर्मल प्रोसेस, सामान्य प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना तत्काल रूप से कोई काम करना, ठीक है। जैसे समरी डिपोर्टेशन मतलब तत्काल डिपोर्टेशन, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। एवर्टमेंट होता है एलिगेशन, आरोप। इम्पेंडिंग मतलब होता है आसन्न, जल्दी ही होने वाला, दैट इज गोइंग टू हैपन सून, जो जल्दी ही होने वाला हो, है ना।
वार्निंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आसन्न खतरे की चेतावनी। आसन्न खतरे की चेतावनी का मतलब क्या हो गया, ऐसा खतरा जो हाल ही में होने वाला है उसके लिए रेड अलर्ट जारी करना, वार्निंग दे देना, ठीक है, इस प्रकार से। तो हिंदी बहुत टफ नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको अगर टफ लगता है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता, तो मतलब कहने का हम प्रयास करेंगे कि उसे थोड़ा और ईजी लैंग्वेज में मतलब आपके लिए पेश करें। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे आपको अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा आप अपने लेवल से प्रयास कीजिए कि समझ पाएँ, और इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो जैसे आप हिंदी इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ते हो, वैसे ही हिंदी न्यूज़पेपर का भी एक पैराग्राफ पढ़ लिया करिए और उससे थोड़ा सा एनालिसिस करिए। इससे आपकी हिंदी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपकी अपने खुद की लैंग्वेज में जो है अपने थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इतना आप काम करिए, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। बेहतर हो कि इंप्रूवमेंट आपका ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा हिंदी भी सुधार लीजिए अपनी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।